आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। तो क्षमा चाहूँगा, थोड़ी सी लेट वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जो भी बनाऊँगा ना आपके लिए बहुत ही कारगर होने वाली है। सारे कंसेप्ट आपके क्लियर कर दूँगा। पीजीटी एलडीसी 1 से लेके 120 क्वेश्चन रहते हैं इसमें। अभी आप पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये एलडीसी वालों के 120 क्वेश्चन थे, ठीक है। कुल 180 क्वेश्चन थे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एलडीसी वालों को क्या क्या पूछा गया था, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके साथ की जो तैयारी है वो भी मैं आपको करवाऊँगा। इसी एक वीडियो में आपकी बहुत मदद होने वाली है। आपको सारे कंसेप्ट में A to Z क्लियर करवाऊँगा, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ऐसी ही बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अंत तक देखें तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो लिखा है, निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोलियों में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोलियों में शामिल नहीं है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये एक समूह है, लेकिन कन्नौजी जो है ये शामिल नहीं है, ठीक है। ये तीनों जो हैं वो किसकी हैं? पूर्वी हिंदी की बोली हैं। और कन्नौजी जो है वो किसकी है? पश्चिमी हिंदी की बोली है, ठीक है। अब पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी के बारे में थोड़ा सा समझ लो। तो मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे ले चलता हूँ। देखो, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी भाषाएं हैं, क्योंकि आपको ये देखो सामने दिख रहा है ना आपको कुछ, ये यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको शायद दिख ही रहा होगा। तो यहाँ दिख रही होंगी उपभाषाएं एवं बोलियाँ, मुख्य क्षेत्र। तो पश्चिमी हिंदी जो है, जिसको हम लोग कहते हैं कि खड़ी बोली जो है उसी में से आई हुई है, खड़ी बोली, कोरवी, ठीक। देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, मुरादाबाद आदि, ठीक है। उस तरफ का जो इलाका है ना, किस तरफ का? ऋषिकेश वाली साइड का, हरिद्वार वाली साइड का, देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर और मुरादाबाद, वहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, एटा, बंदायूं। बांगरू या हरियाणवी, हरियाणा, दिल्ली का देहाती भाग। बुंदेली कहाँ बोली जाती है? झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, होशंगाबाद। और कन्नौजी, इटावा, फरुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत। पूर्वी हिंदी कहाँ बोली जाती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की तीनों भाषाएं हैं। लखनऊ से लेकर के सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर तक, यहाँ तक बोली जाती है पूर्वी हिंदी, ठीक है। उसी तरह से अगर बात करें हम लोग राजस्थानी की, तो राजस्थानी में मारवाड़ी है, जयपुरी है या ढूंढाड़ी है, मेवाती है, मालवी है। पहाड़ी में आगे कुमाऊनी और गढ़वाली। और उसी तरह से बिहारी में मगही, भोजपुरी, मैथिली। तो देखिए आपका कितना ज़्यादा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो इन सब भाषाओं को आप लोग एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि इनमें से कुछ ना कुछ पूछा ही जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं एक बार फिर से हम अपनी उसी स्क्रीन की तरफ। देखिए, अब वर्ण और उसके उच्चारण की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत युग्म है, ठीक है। अब बात करते हैं हम वर्ण और उसके उच्चारण की दृष्टि से। इन्होंने पूछा कि युग्म होता है जोड़ा, ठीक है, जोड़ा, जिसको आप कपल भी बोलते हो, है ना। तो इनमें से कौन सा जो कपल है, कौन सा जोड़ा जो गलत है? छा का उच्चारण स्थान कौन सा? तालु है। कैसे पता चला? जो चवर्ग रहता है ना उसका तालु स्थान होता है, चवर्ग। उसी तरह ठा का मूर्धन्य है, जो टवर्ग रहता है उसका मूर्धन्य स्थान होता है। गा का दंत्य है, ये गलत है, क्योंकि तवर्ग का दंत्य स्थान होता है, ठीक है। तवर्ग री और तवर्ग का और सा का, इनका दंत्य स्थान होता है। और उसी तरह से ओष्ठ होता है, जी हाँ, पवर्ग का ओष्ठ स्थान होता है, पवर्ग पापा माँ का ओष्ठ स्थान होता है। उच्चारण स्थान आपको पता ही होंगे। अब उसके बाद निम्नलिखित में एक अक्षर वाला शब्द नहीं है। निम्नलिखित में एक अक्षर वाला शब्द नहीं है। अगर ये देखा जाएगा तो हम देखेंगे आंसर की में, क्वेश्चन नंबर है ये 61, 62, 63 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है अंत। ये जो है लिखा है कि एक अक्षर वाला शब्द नहीं है, एक अक्षर वाला शब्द नहीं है। इनको इन्होंने कैसे माना है? हाँ, इसको अपनी विवेक से आप लोग उत्तर दीजिए। हमने इसका कुछ इस तरह से किया था कि की प्लस आ तो बन गया क्या, उसी तरह से आ प्लस जा प्रत्यय से बन गया आज, और अंत जो है उसको छोड़ दीजिए, पी और आज से बन गया था प्यास, ठीक है। इसमें लिखा है एक अक्षर वाला शब्द नहीं है, ऐसा करके लिखा हुआ है। एक अक्षर, द्विअक्षर करके इस तरह से शब्द रहते हैं, है ना। तो वो हम लोग ज़्यादातर कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ पर पढ़ते हैं उसको? क्रियाओं में जा कर के पढ़ते हैं, क्रियाओं में। तो क्रियाओं में जा कर के उनको पढ़ते हैं, धातु के साथ लगती है, एक अक्षर धातु होती है, द्विअक्षर धातु होती है। तो लेकिन ये
ये हमारी समझ से परे, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास वो होता है, देखो समास का तो आपको पता ही होगा। बहुब्रीहि समास वो होता है जिसमें कोई तीसरा अर्थ निकल के सामने आता है। जैसे हम लोग लिख देते हैं क्या, नीलकंठ, मैं लिख रहा हूँ नीलकंठ। नीलकंठ का अगर हम ऐसे अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है नीला कंठ, नीला गला। लेकिन नीलकंठ जो है वो नीला गला ना होकर के शिव का नाम है, ठीक है। तो शिव क्या हो गई यहाँ पर? बहुब्रीहि समास हो गई। तो यहाँ वैसे ही लिखा है रसोईघर, दो चार, मुखचंद्र और गिरिधर। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा हो गया इनमें? कौन सा हो गया? गिरिधर। गिरिधर किन्हें बोलते हैं? भगवान श्री कृष्ण जी को बोलते हैं गिरिधर, जिन्होंने गिरि को धारण किया हुआ है। अब रसोईघर में कौन सा समास होगा? दो चार में कौन सा होगा? और मुखचंद्र में कौन सा होगा? तो मुखचंद्र में कौन सा समास होगा ये बताइए आप। तो रूपक होगा यहाँ पर, जिसका मुख जो है चंद्रमा के समान है, वहाँ क्या हो गया? रूपक हो गया, है ना। चंद्र रूपी मुख, तो वो क्या हो गया? मुखचंद्र। उसमें दो चार क्या हो गया? दो चार। यहाँ आपको दिख रहा होगा बीच में एक चिन्ह लगा हुआ है, जोजक चिन्ह। जोजक चिन्ह किस में लगता है? किस में लगता है? द्वंद्व समास में लगता है, द्वंद्व, ठीक है। अब उसी तरह से रसोईघर, रसोई का घर, तो तत्पुरुष समास है यहाँ पर। तो इस तरह से रसोई का घर नहीं होगा, रसोई के लिए घर, तो तत्पुरुष नहीं, संप्रदान होगा। तो संप्रदान यहाँ पर क्या हो गया? समास हो गया, ठीक है। उसी तरह से लिखा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? इनमें से कौन सा असंगत है? रात दिन तो ठीक है, रातों रात भी ठीक है। गजानन, गजानन देखिए, गिरिधर, गिरिधर तो ठीक ही है यहाँ पर, है ना। बहुब्रीहि लिखा हुआ, देखो इसका उत्तर यहाँ पर ही मिल जा रहा है हमें। यहाँ आपको ना थोड़ा आगे पीछे देखना होता है। तो गजानन कर्मधारय समास यहाँ पर बता रहे हैं कि गजानन में क्या है? कर्मधारय समास है। तो ये असंगत है ना। गजानन तो कर्मधारय नहीं है। कर्मधारय में क्या रहता है? जो पूर्व पद है वो हमेशा विशेषण रहता है, और जो इसके बाद वाला होता है वो विशेष्य होता है, विशेषण विशेष्य होता है। और कई बार यहाँ इस तरफ विशेष्य हो जाता है और इस तरफ विशेषण हो जाता है। तो लेकिन विशेषण विशेष्य साथ साथ में ही रहते हैं, तो वो कर्मधारय समास में रहता है, ठीक है। तो गजानन तो नहीं है ना। तो ये दो आपने बैक टू बैक क्वेश्चन देखे हैं, दोनों किसके आए हुए हैं? समासों के, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से ध्यान दें। आपको कुछ समास जो है उनका एक दिखा देता हूँ मैं, है ना। ये देखो समास, ये हैं हमारे सामने समास, ठीक है। समास दिख रहे हैं आपको जी। तो समास के प्रकार कितने होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। अव्ययीभाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय होता है, द्विगु होता है, द्वंद्व होता है और बहुब्रीहि होता है, ठीक है। पदों की प्रधानता के अनुसार समास को निम्न भागों में बांटा गया है, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, अव्ययीभाव होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष होता है, द्विगु और कर्मधारय उसके तत्पुरुष के भेद हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं उसको द्वंद्व समास कहते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। अव्ययीभाव समास क्या होता है? जिसके पूर्व पद जो है अव्यय होता है। अव्यय क्या चीज़ होती है आपको पता ही है। अव्यय वो शब्द होते हैं जिनका लिंग और विभक्ति नहीं होती, जिनका वचन नहीं होता। बस अव्ययों को याद रखने का एक ही तरीका है, जब भी कोई शब्द ऐसा आ जाता है आपके सामने, दिन आ जाता है, मान लो दिन आ गया शब्द आपके सामने, ठीक है। तो दिन जब आ गया तो आप दिन का स्त्रीलिंग बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते ना। तो दिन क्या हो गया? अव्यय हो गया। ऐसे शब्द जिनका स्त्रीलिंग बनता ही नहीं या पुल्लिंग ही नहीं बनता, वो अव्यय होते हैं, हमेशा एक जैसे रहते हैं। इनको कुछ लोग ना क्या कहते हैं? विकारी शब्द कह देते हैं, ठीक है। जिनमें विकारी नहीं, अविकारी, जिनमें कभी भी विकार नहीं होता, जो कभी बीमार नहीं होते, कभी बदलते ही नहीं है। तो इसका पहचान का नियम क्या होता है अव्ययों का? कि इनमें जो पहला पद है वो आ, अनु, भर, प्रति, ये सब रहेगा, मतलब उपसर्ग होगा कोई भी कोई, है ना। तो जैसे यहाँ उदाहरण दिए हुए हैं, यथास्थान, यथास्थान स्थान के अनुसार, यथा समय हो गया, प्रतिदिन हो गया, प्रतिकूल हो गया, आजीवन हो गया, भरपूर हो गया, भरपेट हो गया, निसंदेह हो गया। उस तरह से उसके नीचे लिखा हुआ तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समास में पूर्व पद अप्रधान तथा उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास के भेद जो हैं वो मैंने आपको बताए कि तत्पुरुष समास के द्विगु और कर्मधारय दो भेद होते हैं। उसके अतिरिक्त तत्पुरुष समास जो है कारक लोप के आधार पर विभक्तियों के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होता है? कर्म तत्पुरुष होता है, उसी तरह से करण तत्पुरुष होता है, संप्रदान तत्पुरुष होता है, अपादान होता है, संबंध तत्पुरुष होता है, और उसी तरह से अधिकरण तत्पुरुष होता है। और तत्पुरुष समास के उपभेद भी होते हैं, ठीक है। नए तत्पुरुष जिसको बोलते हैं वो भी होता है। नए तत्पुरुष जैसे असभ्य होता है, नासभ्य, नापसंद होता है, नापसंद, उपपद तत्पुरुष भी होता है, लुप्त पद तत्पुरुष भी होता है, अलुक तत्पुरुष भी होता है।
इस तरह से तत्पुरुष समास जो है बहुत इंपॉर्टेंट समास गिना जाता है और ज़्यादातर परीक्षाओं में तत्पुरुष समास के विषय में ही पूछा जाता है। लेकिन इस बार एलडीसी में थोड़ा सा इजी करके पूछा गया था। इसी के साथ मैं और भी आपको बता दूं, कर्मधारय समास है ना, कर्मधारय समास का यहाँ उदाहरण आया हुआ था ना, तो इसलिए आप इसको अच्छे से देख लो। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, देखो, ठीक है। कर्मधारय समास में क्या है, विशेषण विशेष्य का होता है। जैसे काली मिर्च है, काली है जो मिर्च, इसमें ना जो लग जाता है जब इसका हम लोग क्या करते हैं, समास का विग्रह करते हैं। नीलकमल, नीला है जो कमल, ठीक है। इसमें उपमान उपमेय का संबंध भी होता है। जैसे लिखा है चरण कमल, कमल के समान चरण, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, कमल नयन, कमल के समान नयन, घनश्याम, घन के समान श्याम, लो पुरुष, लो के समान पुरुष। उस तरह द्विगु समास है ना। द्विगु समास में क्या है, इसका पूर्व जो संख्या होती है हमेशा संख्या होती है, पूर्व जो पद रहता है इसका संख्या होती है। जैसे नवरत्न का है, नौ रत्नों का सुम, सप्तद्वीप सातद्वीपों का सुम। उस तरह से द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में क्या रहता है, पांचवा समास हमारे पास द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में होता है योजक चिन्ह लगता है इसमें, देखो माता पिता, माता और पिता, राम कृष्ण, राम और कृष्ण। द्वंद्व समास के भेद भी हैं, एक इतरेतर द्वंद्व होता है, समाहार द्वंद्व होता है, वैकल्पिक द्वंद्व होता है। ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है या समाहार द्वंद्व का उदाहरण है। जैसे भाई और बहन, भाई बहन, ठीक है, लड़का और लड़की, लड़का लड़की। इतरेतर द्वंद्व कहते किसको हैं, ऐसे द्वंद्व समास जिनमें दो पद और से जुड़े हों, ठीक है, और अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। भाई एक अलग अस्तित्व रखता है, बहन अलग रखता है, और से जुड़े हुए हैं भाई और बहन। समाहार द्वंद्व क्या होता है, समाहार का शाब्दिक अर्थ समष्टि या समूह होता है। जब द्वंद्व समास के दोनों पद और समुच्चय बोधक से जुड़े होने के पश्चात भी अपना अलग अलग अस्तित्व न रखकर एक ही समूह का बोध कराते हैं तो समाहार द्वंद्व कहलाते हैं। जैसे दाल रोटी लिखा है, अर्थात भोजन के साथ सभी मुख्य पदार्थ, ये दाल रोटी खा लीजिए ना, भोजन के साथ सभी मुख्य पदार्थ आ जाते हैं दाल रोटी। धन धनाडे क्या होगा, सब तरह के तरह लोग, मतलब समूह दिखने लग जाते हो, समुच्चय बोधक इसलिए लिखा हुआ। वैकल्पिक द्वंद्व होता है जिस द्वंद्व समास में दो पदों के बीच या अथवा आदि विकल्प सूचक अव्यय छिपे हों उसे वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। इसमें विपरीतार्थक शब्दों का योग है, जैसे दिन रात, पाप पुण्य आदि। उस तरह से बहुब्रीहि समास होता है जिसके बारे में पहले ही मैंने आपको बता दिया। जैसे महात्मा लिखा है, महान आत्मा है जिसके अर्थात ऊंची आत्मा वाला महात्मा, ठीक है। नीलकंठ हो गया, नीलकंठ है जिनका अर्थात शिव जी। लंबोदर हो गया, लंबा उदर है जिनका अर्थात गणेश जी। गिरिधर हो गए, गिरि को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी, ठीक है। अब आ गया जी हमारे पास त्रिलोचन। त्रिलोचन जो है वो भी भगवान शिव का नाम है। यहाँ आपको दिख रहा होगा, गिनती है 3, लेकिन नहीं। दशानन 10 गिनती दिख रही है, लेकिन यहाँ पर रावण का अर्थ है, इसलिए यहाँ बहुब्रीहि है। मुरलीधर, निशाचर, चतुर्मुख। चतुर्मुख ब्रह्मा जी का नाम है, इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा। चतुर्मुख जो है वो द्विगु समास नहीं होगा, बहुब्रीहि समास होगा। तो ये समास हैं जिनके बारे में मैंने आपको फटाफट क्विक रिवीजन करवा दी। बाकी आप बुक खोलिए अपने घर में, उसमें पढ़िए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। कुछ और क्वेश्चन है, जैसे निम्नलिखित में ह्रस्व स्वर नहीं है, ह्रस्व स्वर इनमें से नहीं है, तो स्वर कितने होते हैं और कितने व्यंजन कितने होते हैं उसको भी थोड़ा सा जान लो। आपके सामने स्वर और व्यंजन मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये आ गया जी हमारा वर्ण तथा उनका उच्चारण, उसमें आ गया। तो आप देखोगे इसमें वर्णमाला लिखी हुई है ना। प्रत्येक वर्ण की अपनी लिपि होती है, लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह से उच्चारण के आधार पर, हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 है उच्चारण के आधार पर, जिनमें 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन है, ठीक है। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है, जिनमें 13 स्वर और 35 व्यंजन है। जो 52 वर्ण मैंने ऊपर बताया आपको, लिपि में जो लिखे जाते हैं तो वो 52 है, 52 हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पे कितने, तो आपने बताना है कितने, 45 है। अगर पूछे लेखन के आधार पे कितने हैं तो आपने बताना 52 है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, एक स्वर होते हैं, एक व्यंजन होते हैं। तो कुल मिला के कितने होते हैं स्वर, 13, और व्यंजन कितने होते हैं देख लीजिए आप। का से लेकर के माँ तक हो गए 25, ऐसे ही होते हैं ना। लेकिन इसमें 2 और ऐड हैं, डा और डा, द्विगुण व्यंजन जिसको कहते हैं, ठीक है। 2 गुणों वाले व्यंजन है ये, डा और डा। जैसे अंतस्थ व्यंजन हो, यारलवा, शश, सहा, ऊष्म व्यंजनों के, संयुक्त व्यंजनों के, का, छात्रा, ज्ञा, कुल 4। तो इस तरह से ये हो गए जी हमारे क्या, व्यंजनों को लेकर के और स्वरों को लेकर के यहाँ पढ़िए कितने हैं, कुल मिला के 45 संख्या में, ठीक है। 35 व्यंजन है और 10 स्वर है किसके, उच्चारण के आधार पे। उस तरह से 35 व्यंजन, 4 संयुक्त वर्ण और 13 स्वरों को मिलाकर के 52 हो जाते हैं लेखन के आधार पे। स्वरों का वर्गीकरण लिखा हुआ है,
मात्रा उच्चारण के अल के समय से होता है। उसके बाद लिखा है मात्रा उच्चारण के द्वारा स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन सा होता है? आ ई उ री। और दीर्घ कौन सा हो गया? आ ई उ ए ऐ ओ औ। ठीक है, आ दीर्घ भी होता है, आ ह्रस्व भी होता है, ई ह्रस्व भी होता है, ई दीर्घ भी होता है, उ ह्रस्व भी होता है, उ दीर्घ भी होता है। लेकिन ए ऐ हमेशा दीर्घ होती हैं, ओ औ हमेशा दीर्घ होते हैं। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन से स्वर हैं जो नित्य दीर्घ होते हैं? कौन कौन से होते हैं? ए ऐ ओ औ। ठीक है, ये हमेशा ही दीर्घ हैं। तो दीर्घ स्वर देख रहे होंगे आप, नीचे सब कुछ लिखा ही हुआ है, तो ये पढ़िए आप घर में रह करके। बस इसी में से क्वेश्चन पूछा हुआ था आपसे। और चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब ये देखिए, अब आप बताइए, इसमें निम्नलिखित ह्रस्व स्वर नहीं है। कौन नहीं है इसमें ह्रस्व स्वर? आ तो है, ई भी है, ऊ भी है, ए नहीं है, है ना? ये ह्रस्व स्वर नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब लिखा है निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा क्या है? चलाना, चिकनाना और रंगना आदि मूल धातु कहलाते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? चलाना, चिकनाना और रंगना आदि मूल धातु कहलाते हैं। क्या ये मूल धातु हैं? क्या ये मूल धातु कहलाते हैं? कथन सही नहीं है, ऐसा पूछा उन्होंने। ठीक है, तो उसी तरह से व्युत्पत्ति के अनुसार धातु के दो रूप होते हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार, क्या ये सही है? व्युत्पत्ति के अनुसार धातु के दो रूप होते हैं। उसमें लिखा है मूल धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से ना बने हों। ये तो सही बात है, मूल धातु वही हैं। और यौगिक धातु 3 प्रकार से बनते हैं, और यौगिक धातु जो है वो 3 प्रकार से बनते हैं। तो इसका उत्तर उन्होंने दिया हुआ है कि ये वाला जो कथन है वो सही नहीं है। ठीक है, 67 नंबर है। और इसका उत्तर दिया है कि चलाना, चिकनाना और रंगना आदि मूल धातु कहलाते हैं। ये गलत है। तो ये चलाना, चिकनाना और रंगना आदि क्या कहलाते हैं, ये अभी बता रहा हूँ, रुको। तो दिखा रहा हूँ आपको मैं, आप स्क्रीन पे जुड़े रहें हमारे साथ। ये देखिए, ठीक है, ये लिखा है इस तरफ क्रिया। ठीक है, क्रिया वो चीज़ होती है जिन शब्दों से कार्य का होना या करना समझाए उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं 2। एक होती है सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। प्रयोग के आधार पे, ध्यान रखिएगा, प्रयोग के आधार पे। तो 2 तरह की क्रिया होती है, एक सकर्मक होती है, एक होती है अकर्मक। क्लियर? ये बात क्लियर होगी आपको। 2 तरह की क्रिया होती है, एक होती है सकर्मक, एक होती है अकर्मक। 2 प्रकार की होगी। और व्युत्पत्ति रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? व्युत्पत्ति या रचना के आधार पे एक तो होती है मूल, जिसको रूढ़ क्रिया बोलते हैं। ठीक है, एक होती है उसके बाद यौगिक क्रिया। ठीक, 2 नंबर पे यौगिक क्रिया हो गई। और लिखा है व्युत्पत्ति रचना के अनुसार क्रिया के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2। अब मूल रूढ़ क्रिया को पढ़ो। जो क्रिया मूल धातु से बनती है उसे मूल रूढ़ क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, हंसना, रोना इत्यादि, ये सभी क्रियाएं क्या हैं? लिख, हंस, रो इत्यादि मूल धातुओं से बनी हुई हैं। ठीक, क्लियर? तो मूल धातु हो गया जिसमें से क्रिया बनती है। यौगिक क्रिया क्या होती है? यौगिक का शाब्दिक अर्थ है अनेक तत्वों के योग से बनी। ये मूल क्रिया में प्रत्यय लगाकर कई क्रियाओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। जैसे बताना, नाम धातु क्रिया होगी। हंसाना, नाम धातु क्रिया होगी। पढ़ाना। उसी तरह से लिखा है कि यौगिक क्रिया जो है वो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्णकालिक और संयुक्त और अनुकरणात्मक। ठीक है, अब नाम धातु क्रिया कौन सी है? ऐसी धातु जिनका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से होता है, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा से बा से बतियाना हो जाता है, हाथ से हथियाना, दुख से दुखाना, लाज से लजाना। विशेषण से गर्म से गर्माना, चिकना से चिकनाना। तो चिकना से चिकनाना हुआ, तो ये चिकना से चिकनाना क्या चीज़ है? ये नाम धातु क्रिया है। ठीक है, लेकिन इसकी मूल धातु क्या है? चिकना। मूल धातु कौन सी है? चिकना। तो नीचे दिखा हुआ है संज्ञा नाम धातु, शर्म से शर्माना, लोभ से लुभाना, माटी से मटियाना, बात से बतियाना, झूठ से झुठलाना। सर्वनाम धातु अपना से अपनाना, और विशेषण नाम धातु क्या होता है? लज्जा से लजाना और चिकना से चिकनाना। विशेषण नाम धातु में भी आता है चिकना से चिकनाना। वहाँ हमने क्या पढ़ा? कौन सा नाम धातु क्या पढ़ा? हाँ, चिकना से, विशेषण से, विशेषण ही है ये क्या? ठीक है, नाम धातु क्रिया, विशेषण नाम धातु। उसी तरह से होती है हमारे पास प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया होती है जिन क्रियाओं से ये बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे करवाना, इसमें आना और माना लगता है, आपको पता ही है। ठीक है, उस तरह से दोस्तों हमारे पास हो गया जीत से जिताना, जितवाना, लिटाना, लिटवाना, है ना। यहाँ देखो लिखा, दी अक्षरी धातु में ऐ या ओ को जोड़ के दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। इस तरह से नियम लिखे हुए। पूर्वकालिक क्रिया लिखी हुई है,
राम के दादाजी खाना खाकर घूमने गए। पहले उन्होंने खाना खाया फिर घूमने गए, इसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, जिसमें करके लगता है। संस्कृत में त्वा प्रत्यय लगता है। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है। अर्थ की दृष्टि से क्रिया के बहुत सारे भेद होते हैं। अर्थ की आरंभ बोधक सूचक क्रिया संयुक्त क्रिया होती है। उस तरह से बहुत सारे भेद हैं इसकी, ये देख लो, लगभग 11 के पास। तो क्रियाओं के अन्य भेद भी होते हैं। सहायक क्रिया होती है और क्रियार्थक क्रिया होती है। तो क्रिया के विषय में मैंने आपको क्विक रिवीजन थोड़ा सा करवा ही दिया। तो यहाँ प्रश्न ये था, चलाना, चिकनाना और रंगाना आदि मूल धातु कहलाते हैं। तो नहीं है ना, तो चलाना चल से आया, चिकना से चिकनाना आया, और रंगने से रंगना आया, है ना। ये मूल धातु नहीं है भाई। व्युत्पत्ति के अनुसार धातु के दो रूप होते हैं, हमने पढ़ा। कौन कौन से होते हैं भाई व्युत्पत्ति के अनुसार? अभी कमेंट बॉक्स में बताओ, ऐसा लिखो व्युत्पत्ति के आधार पे कितने होते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। मूल धातु हैं जो किसी दूसरे धातु शब्द न, ये मैंने आपको बताया। यौगिक धातु 3 प्रकार से बनते हैं। यौगिक धातु जो हैं वो 3 प्रकार से बनते हैं। हाँ, वैसे तो हमने यहाँ 5 प्रकार पढ़े। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नासिक के स्वर वाला नहीं है? ठीक है, कौन सा शब्द जो है वो नासिक के स्वर वाला नहीं है, मतलब जो नाक से नहीं बोला जाता। ठीक है, कहाँ? बिंद, पढ़े और सवार। तो इसका उत्तर आपको बताइए सवार ही होना चाहिए, क्योंकि जा, मा, ङ, न, न और म, ठीक है, ये सब किससे बोले जाते हैं? नासिका से बोले जाते हैं। ये किससे बोले जाते हैं? नासिका। नासिका किसको कहते हैं? नाक। ये सारे नाक से ही बोले जाते हैं। ठीक है, ये 68 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर इसका जो चौथा है यही गलत है, सवार। अच्छा, ये मुझे कहाँ से पता चल रहा है? मैं आंसर की से भी देख रहा हूँ और उसी में से आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, जो लिखा है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनगढ़ में डूब रही, तारागढ़ उषा नागरी। ठीक है, मैंने निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है ये बताना आपने। तो ये बहुत सुना एक क्या है, सुना एक पद्यांश है। सुना ही है, सब लोगों ने सुना ही है, ज़्यादातर लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार है ये तो आपको पता ही होगा। कौन सा है ये बता सकते हो आप? रूपक अलंकार है इसमें। तो अंबर पनगढ़ लिखा हुआ ना, अंबर रूपी पनगढ़, है ना। उसी तरह से तारागढ़, तारा रूपी गढ़ा, है ना। तो ये कुछ एक शब्द हैं जिनसे हमें पता लगता है कि यहाँ पर रूपक अलंकार है। और देखो, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अलंकार जो हैं वो किस तरह से हम समझ सकते हैं। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कैमरे पे अलंकार। ये रहे हमारे सामने अलंकार। ठीक है, ये अलंकार आ गए। तो अलंकारों में क्या है जी? अलंकार से तात्पर्य, अलंकार जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए, एक शब्दालंकार होते हैं, एक अर्थालंकार होते हैं मुख्य, और वैसे 4 भेद होते हैं, उभयालंकार और पाश्चात्य अलंकार। ये भी मिला करके कितने? 4 अलंकार हो। शब्दालंकार वो कौन कौन से होते हैं मुख्य रूप से, जो हम पढ़ते हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश और पुनरुक्ति, बधावास और विवक्षा। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ पर वर्णों की क्या होती है? वृत्ति होती है, वर्णों का जो है पुनर्वृत्ति होती है, बार बार वर्णों का उच्चारण होता है, उसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार। जैसे अनुप्रास के कुछ भेद हैं, 5 भेद होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। बहुत आसान है। छेकानुप्रास वो होता है यहाँ एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो, वहाँ छेकानुप्रास। जैसे रीजी, रीजी, रहसी, रहसी, हंसी, हंसी, उठे, है ना। यहाँ रीजी, रीजी, रहसी, रहसी, हंसी, हंसी, दही, दही में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति समान क्रम व स्वरूप में हुई है, एक जैसी ही आवृत्ति हो रही है, साथ साथ में ही हो रही है। और साथ वृत्त्यानुप्रास हो गया, यहाँ एक या अनेक व्यंजनों की अनेक बार स्वरूपता व क्रमता आवृत्ति हो, वहीं वृत्त्यानुप्रास। जैसे कंकन, किंकी, नीनू, पर, दूनी, सुनी, है ना। यहाँ कां, कां, की और धू, दूनी, सुनी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? वृत्त्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास क्या हो गया? जहाँ एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति, तो श्रुत्यानुप्रास। मतलब लिखा तुलसीदास, सीदती, निशीदिन, देख तुम्हारे डरा, यहाँ ता, दासा जो है दंत से बोले जाते हैं, तो इसलिए यहाँ श्रुत्यानुप्रास हो गया। मतलब श्रुत्यानुप्रास का होता है यहाँ क्या होता है? एक ही उच्चारण से। अंत्यानुप्रास का होता है यहाँ पद के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति हो, वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सागर उजागर। लाटानुप्रास का होता है यहाँ समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो, वहाँ लाटानुप्रास। सब नहीं बता सकता मैं आपको। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग यमक अलंकार में। यमक अलंकार में क्या होता है कि 2 शब्दों की आवृत्ति होती है ना। जेते तुम तारे, तेते नभ में ना तारे हैं। जिसके तुम तारे हो उतने नभ में भी तारे नहीं हैं। प्रथम का अर्थ है तारण करना या उदाहरण, द्वितीय तारे का अर्थ होगा तारा गाना, काशी।
यमक अलंकार हो गया यहाँ पर। श्लेष, श्लेष का अर्थ चिपका हुआ होता है, अर्थात यहाँ एक शब्द जोड़े के रूप में उपस्थित ना होकर अलग अलग कथन में उपस्थित होता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग होता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, साथ साथ में नहीं रहता, अलग अलग रहता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं। मोती के अर्थ में चमक हो गया, ठीक है, और मानुष के अर्थ में प्रतिष्ठा हो गया, चूर्ण के अर्थ में जल हो गया। इस तरह से वक्रोक्ति अलंकार है जी। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, मतलब कोई किसी चीज़ को टेढ़े तरीके से कहना, वो वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश हो गया। और इसी तरह से अर्थालंकार के कुछ भेद हैं, जैसे उपमा अलंकार हो गया। उपमा अलंकार का तो आपको पता ही है। उपमा के कुछ 4 अंग होते हैं। कौन से? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये याद रखिएगा। 4 अंग होते हैं उपमा के। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं रूपक अलंकार, है ना। रूपक लिखा है, देखो रूपक। यहाँ उपमेय उपमान का निषेध रहित आरोप हो, अर्थात उपमेय और उपमान को एक रूप कह दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ लिखा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन को ही धन कहा गया। यहाँ उपमेय में और उपमान धन में अंतर स्पष्ट नहीं हो रहा है। उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया हमारा, है ना। सिर्फ फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का गड़ा हो। ठीक है, यहाँ उपमेय उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ संभावना, इसमें जानो मानो ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा के रूप में इसके 3 भेद होते हैं। भ्रांतिमान हो गया, संदेह हो गया, दृष्टांत, अतिशयोक्ति, विभावना, अन्योक्ति। अर्थालंकार तो ढेरों हैं ना। मानवीय अलंकार पाश्चात्य अलंकार में आता है, मानवीय अलंकार। उभय अलंकार में संकर और संसृष्टि आते हैं। तो इस तरह से आप अलंकारों को अपने सामने देख पा रहे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर बाद में पढ़ना तो पढ़ो भाई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने उसके बाद वाले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो जी आ गया जी हमारा बाद वाला प्रश्न। लिखा है निम्नलिखित में एकार्थी शब्द है, एकार्थी जिसका एक ही अर्थ है। तो अगर हम लोग नेट की सहायता से देखें तो वहाँ आता है कि अहंकार जो है वही एक ऐसा शब्द है जिसका एक ही अर्थ होता है, एकार्थी शब्द बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका एक ही अर्थ निकलता है, बाकी सबके जो हैं अलग अलग अर्थ निकले हैं। मान लो कपास, कपास के भी अलग अलग अर्थ हैं। हमारी जो 11वीं की पुस्तक लगी हुई है ना, तो उसी में ही 11वीं की पुस्तक में ही एक क्या आया हुआ है, आप आलोक धनवा का पतंग देख लो, आलोक धनवा का पतंग, उसमें ही आपको एक पंक्ति आई हुई है। उसमें क्या पंक्ति आई हुई है? उसमें आई है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। ठीक है, दिखा दूँ आपको मैं? ठीक है, देखो ये आ गई आपके सामने। ठीक है, लिखो, लिखा है जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। इस पंक्ति में कपास का तात्पर्य रुई नहीं बल्कि उसकी कोमलता था, उसके सफ़ेद रंग की पवित्रता से लिया गया। क्लियर? मतलब कपास के भी 2 अर्थ होते हैं। जैसे वस्त्र के भी होते होंगे, आप सर्च कीजिए, असीम के भी होते हैं, लेकिन अहंकार को एकार्थी शब्द माना जाता है, नित्य एकार्थी माना जाता है, इसलिए अहंकार जो है एकार्थी शब्द गिना जाता है। तो जो उत्तर है हमारा आंसर की में, वो भी अहंकार को ही दिया गया है। तो अब कुछ लोगों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया है, तो देखते हैं क्या आता है। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास विशेषण और उसके उदाहरण की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा संगत है। ठीक है, वह कौन आदमी जा रहा है, वह कौन आदमी जा रहा है। तो ये परिमाणवाचक हो सकता है क्या? कौन आदमी जा रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, संकेत भी हो रहा है ना, संकेतवाचक हो सकता है, कौन आदमी जा रहा है ना। वह कक्षा में प्रथम आई है, अब यहाँ वह है तो कक्षा के साथ में प्रयोग हो रहा है, तो वह क्या है, एक इशारा हो रहा है, सार्वनामिक विशेषण है ये। ठीक है, दूसरे उसके पास आधे पैसे रह गए हैं। ठीक है, पैसों की संख्या होती है, आधी भी होती है और पूरी भी होती है, ये संख्या में आ सकते हैं। आधुनिक युग कंप्यूटर का युग है। ठीक है, आधुनिक युग, ये विशेषता है किसकी, आज के युग की। तो प्रश्न संख्या है हमारा 11, मतलब 71वां। तो इसका आंसर जो है असंगत कौन सा है, वह कौन आदमी जा रहा है, यही आंसर है इसका। बिल्कुल निसंशय होकर के आप मान लीजिए कि यही इसका आंसर है, वह वहाँ कौन आदमी जा रहा है, कौन, इसको हम प्रश्नवाचक भी कह सकते हैं, वहाँ कौन आदमी जा रहा है। अब देखिए जी, जो विशेषण है उसके वेद कितने होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सा होता है? एक गुणवाचक विशेषण होता है जो आपको पता ही है, परिमाणवाचक होता है ना, संख्यावाचक होता है, और सार्वनामिक होता है ना, सार्वनामिक विशेषण होता है। और कौन कौन सा होता है? हमारे सामने विशेषण का फ़ोटो देखो आप, ये है विशेषण। ठीक है,
लिखा है ना विशेषण, विशेषण गुणवाचक विशेषण हो जाता है, परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है, उसी तरह से संख्यावाचक विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण। 4 ही भेद होते हैं इसके। विशेषण की तुलनावस्था भी होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सामने विशेषण। क्लियर। तो ये जो अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ कौन आदमी जा रहा है, तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा, ये आप देखिए। सार्वनामिक विशेषण भी इसको हम कह सकते हैं, सार्वनामिक विशेषण कह सकते हैं, क्योंकि सार्वनामिक ही है। और गुणवाचक विशेषण तो है नहीं है, परिमाण भी नहीं है, संख्या भी नहीं है, तो इसका मतलब यही गलत है, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा शब्दों के वर्गीकरण का आधार नहीं है? शब्दों का वर्गीकरण, जो शब्द है ना उनका वर्गीकरण करना है, ठीक है। देखो, जितने भी तरह के शब्द होते हैं उनको हम लोग रचना के आधार पे उनका वर्गीकरण करते हैं, है ना। अर्थ के आधार पे भी उनका वर्गीकरण करते हैं, है ना। प्रयोग के आधार पे भी उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। अब खुद सोचो, आप जब पढ़ते हो कोई भी व्याकरण का बिंदु पढ़ते हो, वहाँ लिखा होता है कि रचना के आधार पे शब्द, क्रिया के शब्द, और किस किस के आधार पे, रचना के आधार पे आगे, व्युत्पत्ति के आधार पे आगे, इत्यादि अलग अलग आधार होते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें, क्या देखें कि ये जो आया हुआ है बीच में वचन, वचन क्या होता है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, क्या वचन के आधार पे होगा क्या? ये आप खुद देखो, नहीं होता ना। तो यही आंसर जो है वो गलत है। वचन कितने होते हैं? एक वचन, द्विवचन। संस्कृत में कितने होते हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना। अब आप बढ़ते हैं आगे। आप भला तो जग भला लोकोक्ति का सही अर्थ है। बहुत सारी लोकोक्तियाँ हैं, इनमें से एक लोकोक्ति आ गई थी, आप भला तो जग भला। क्या अर्थ होगा इसका? इसमें देखिएगा, आपको लिखा है शराफत ही सब कुछ है। ये भी आपको सही ही लगेगा, शराफत ही सब कुछ है। अच्छे को सभी अच्छे मिलते हैं, ये दूसरा है ना। अपनी बात सदैव सही होती है, सज्जनता नहीं त्यागनी चाहिए। मतलब आपको दिख रहे हैं कि सबके सब सही लग रहे हैं आपको, है ना। तो लेकिन अगर आप भले हैं तो आपको जग भला दिखेगा, मतलब अच्छे को सभी अच्छे मिलते हैं, यही इसका सही उत्तर होगा। बाकी वाले सही उत्तर नहीं है। मुहावरे और उसके अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत युग में है। अक्ल का दुश्मन मूर्ख व्यक्ति को कहते हैं या नहीं कहते हैं? उसी तरह से आंखें नीची होना, लज्जित होना, ये भी सही है। उंगली पर नाचना, सबकी बात मानना, और कलई खुलना, भेद खुल जाना। और जो इसका उत्तर है वो आपको मैं बता दूं दोस्तों, वो है उंगली पर नाचना, ये इसका उत्तर है, ठीक है। उंगली पर नाचना ये असंगत है, मतलब ये गलत है। उंगली पर नाचने का मतलब होता है सबकी बात मानना। वो उसकी उंगली पर नाचता है, वो उसकी बात मानता है ना। सबकी बात मानने वाले को उंगली पर नाचना नहीं कहते। आप थोड़ा सा इसके ऊपर विचार कीजिए, आपको उत्तर दिखने लग जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ मुहावरे हैं यहाँ आपके सामने दिख रहे होंगे आपको। यहीं पर लिखा हुआ दूसरा मुहावरा, उंगली पर नचाना, है ना। उंगली पर नाचना या उंगली पर नचाना एक ही चीज़ है। वश में रखना जिसको कहते हैं, उंगलियों पर गिनने योग्य, संख्या में न्यूनतम, उंगली पकड़ते ही पहुँचा पकड़ना, उल्टी गंगा बहाना, उल्टी खोपड़ी होना। तो इस तरह से सभी लिखे हुए हैं, दिख रहे होंगे आपको। बहुत सारे मुहावरे आपको याद, मतलब एक बार नज़र ज़रूर डाल दीजिएगा, आपका सब क्लियर हो जाएगा उसमें, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आगे इसके बाद वाले प्रश्न को। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसमें यही कथन है जो सही नहीं है। वाद विवाद में कुछ व्यक्ति किसी पूर्व निर्धारित विषय के पक्ष में बोलते हैं। पूर्व निर्धारित विषय के पक्ष में चलो होता है, आजकल बोलते हैं, ठीक है, लेकिन विपक्ष में भी तो बोलते हैं, सिर्फ पक्ष में थोड़े बोलते हैं। वाद विवाद में दोनों मुद्दों में बोलते हैं। आशुभाषण के लिए तत्काल दिया जाता है, आशु का मतलब ही होता है तत्काल, जी दिया जाता है। परिचर्चा 4-5 लोगों के किसी एक विषय पर होती है। संवाद अभिनय हो गया, संवाद अभिनय क्या होता है? ड्रामा, है ना। 2 व्यक्तियों के बीच किसी विषय को लेकर बातचीत होती है, हो सकता है। अपने से छोटे को पत्र में निम्नलिखित में किस प्रकार संबोधित किया जाता है? बताइए किस तरह से संबोधित किया जा सकता है? क्या मान्यवर कहोगे अपने छोटे को? बंधुवर कहोगे? कह सकते हो क्या? ये बताइए आप क्या कहोगे? प्रिय कहोगे। अपने से छोटे को प्रिय कहते हैं, ठीक है। प्रिय, अनुज, इस तरह से कहेंगे। महाशय भी नहीं कहेंगे। तो इसका सही उत्तर जो है वो है प्रिय। सही उत्तर कौन सा है? प्रिय।
तो ये आप बैठा लीजिए, सही उत्तर है इसका प्रिय। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। अब तत्सम और तद्भव आप जानते ही हैं। तत्सम वो होते हैं संस्कृत के शब्दों को कहा जाता है तत्सम, मतलब हिंदी में भी वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं तो वो तत्सम कहा जाता है। तो कौन सा है इसमें तत्सम? अग्नि। अग्नि होगा, क्योंकि ये अग्नि संस्कृत में भी लिखा जाता है और इसमें भी लिखा जाता है ना। तो यही चीज़ है। अब उसी तरह से निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द क्या होता है? संस्कृत से निकल के आया होता है, बस थोड़ी बहुत ही चेंज होती है इसमें, थोड़ा बहुत बदल जाता है, इसीलिए इसको तद्भव कहते हैं। वैसे का वैसा उद्भव हो जाना, मतलब उसी तरह से प्रकट हो जाना, बस थोड़ा सा अंतर हो जाना, उसको तद्भव कहते हैं। तो कौन सा है इसमें? किसान है ना। अग्नि तो तत्सम हो गया, आज्ञा भी तत्सम हो गया, कवि भी तत्सम हो गया, लेकिन किसान जो है ये किससे आया? कृषक से आया हुआ, कृषक से किसान बना हुआ, ये तद्भव है। क्लियर? तत्सम तद्भव जो हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपको, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तत्सम शब्द जो हैं वो पढ़ें। क्लियर? उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। मैं एक एक आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो बता रहा हूँ। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब है जी हमारे पास निम्नलिखित में कौन सा असंगत है? राजा नगर में आए, विधानार्थक है, बिल्कुल। जो काम तुम्हें दिया गया उसे देखो, आज्ञार्थक है, जी हाँ बिल्कुल। जैसे तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, ये प्रश्नार्थक नहीं हो सकता। प्रश्नार्थक में एक तो प्रश्न चिन्ह लगा होता है और दूसरा क्या, प्रश्नार्थक में प्रश्न ही होता है ज़्यादातर। प्रश्न अगर चिन्ह लगा होगा तो समझ जाएंगे। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, इसको हम प्रश्नार्थक में अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? तुमने बहुत अच्छा काम क्यों नहीं किया, इस तरह से बनाएंगे, तो ये गलत है। मोहन घर नहीं आया, ये बिल्कुल सही है। निषेध, जिसमें ना आता है, मत आता है, ये सब निषेधवाचक होता है, ठीक है। निषेधवाचक क्या होता है? ये वाक्य होते हैं। क्लियर? अब वाक्यों के तो बारे में आपको पता ही होगा कि वाक्य क्या होते हैं, है ना। अब बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में कारक और विभक्ति का कौन सा युग्म असंगत है? कर्ता न होता है, कर्म को होता है, कर्म से लिखा, तो मतलब यही गलत है। कारकों को पता होना चाहिए। कारक जो हैं वो 8 होते हैं, है ना। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, उसके बाद अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये क्या होते हैं? सारे कारक होते हैं। अभी मैंने आपको कहा कि कारक जो हैं वो कितने होते हैं? 8। तो दोस्तों इसके बाद वाला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, ये कुछ विवाद लेके आया हमारे सामने। निम्नलिखित लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म है, लिंग की दृष्टि से, ठीक है। लिंग मैंने पहले ही बताया आपको, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, है ना, नपुंसकलिंग भी होता है, लेकिन यहाँ क्या युग्म है? युग्म मतलब जोड़े। देवर से बन गया देवरानी, सेठ से बन गया सेठानी, जेठ से बन गया जेठानी और पंडित से बन गया पंडितानी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पंडितानी जो है ये असंगत है, ये गलत है, ये क्या है? असंगत। अब जो आंसर की वाले लोग हैं वो कहते हैं कि जेठ जेठानी जो है वो असंगत है, ठीक है। और अगर हम सब बुक्स खंगालते हैं तो देखते हैं कि पंडित पंडितानी तो कहीं ना कहीं ठीक हो जाता है। चलिए मानते हैं कि पंडित पंडितानी गलत नहीं है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी लिखी हुई है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी है, कौन सी कहानी है भाई? सदगति, ठीक है। सदगति कहानी है। सदगति कहानी में ना एक पंडितानी जो है वो एक करेक्टर है वहाँ पर, पंडितानी, ठीक है। पंडित की घर वाली पंडितानी करेक्टर है वहाँ पर। तो मतलब पंडित पंडितानी तो ठीक हो गया। ये कहाँ से पता चलता है? सदगति कहानी से। सदगति मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई कहानी है, और ये कहानी जो है इग्नो का जो MHD प्रोग्राम है ना, MHD प्रोग्राम है, उसमें ये है। और पीछे इग्नो का क्या बोलते हैं उसको, इग्नो का ना लोगो भी छपा हुआ है उस बुक के ऊपर। तो ऑथेंटिक माना जा सकता है पंडितानी, और बुक्स तो NCERT की ही रहेंगी उसमें भी। उसी तरह से जेठ जेठानी ये कह रहे हैं कि ये गलत है, ठीक है। कुछ एक चीज़ें हैं जो हमें इंटरनेट से मिलती हैं, मैं दिखाऊँ आपको ज़रा, देखो। ये रहा आपके सामने हमारा मोबाइल, ये आपको दिख रहा होगा, लिखा है ठाकुर से बन गया ठाकुरानी, पंडित से बन गया पंडितानी, चौधरी से बन गया चौधरानी, देवर से बन गया देवरानी, जेठ से बन गया जेठरानी, जेठानी नहीं बना रही है, जेठरानी बना रहे, और मेहतर से मेहतरानी और सेठ से सेठरानी। अब अगर मान लो कि जेठ जेठानी गलत है, तो क्या सेठ सेठानी सही है? उसके मुताबिक तो सेठ सेठरानी होना चाहिए। लिखा है कुछ उपनामवाची शब्द ऐसे भी हैं जिनमें आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, ठीक है।
ये आगे। क्लियर? अब हम लोग तो पंडिताइन ही बोलते हैं ज़्यादातर, तो हमारे मुंह पे तो पका हुआ है कि पंडिताइन ही होता है सब जगह ना, तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा आप ध्यान रखें। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे चैनल पे ना आपके लिए पूरा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। ये देखो हमारा चैनल आपके सामने है। अगर आप टीजी संस्कृत की तैयारी कर रहे हो तो उसकी करो। अगर देखो प्ले लिस्ट है सामने ऊपर दिख रहा है ना आपको, यहाँ आपको दिख रहा होगा प्ले लिस्ट लिखा हुआ है ना, प्ले लिस्ट लिखा है। प्ले लिस्ट के अंदर ही हैं ये सब। अगर आप लोग KVS PhD हिंदी का ये वाला खोलते हैं, ये वाला फ़ोल्डर खोलते हैं, इसको आपने मान लिया, इसको खोल लिया, तो इसमें आपको सारी वीडियो मिलेंगी। अरोबाग की चाइल्ड राइट्स, बिंब और प्रतीक, छंदों के बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। निपात की वीडियो, कोड मिक्सिंग, सारे टाइटल आपको सारे जो है एक ही जगह में मिल जाएंगे। ये वो वीडियो हैं दोस्तों जो शॉर्ट हैं, बिल्कुल शॉर्ट। अगर आपने और डिटेल में इसको पढ़ना है तो जैसे अभिव्यक्ति और माध्यम की वीडियो है इस प्लेलिस्ट में सारी, इनको आप जाके पढ़ सकते हो। अभिव्यक्ति और माध्यम का जो भी यहाँ पर पढ़ा रखा है यही आया हुआ है एग्ज़ाम में। अगर आप इन वीडियो को एक बार देख जाओगे तो आपको आराम से सब समझ में आ जाएगा। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, सबको देखो आराम से। ठीक है, और इसके बाद उसके बाद आरो की जो चैप्टर समरी हैं वो भी हैं, और आरो की पूरी बुक्स की जो एकदम प्रमाणिक तौर से जो लिखा हुआ है वहाँ पर बुक पर, उसकी पूरी रीडिंग है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं जी। निम्नलिखित में विशेषण की दृष्टि से असंगत युग में है, विशेषण की दृष्टि से। ठीक है, तो लिखा है काला घोड़ा, ये ठीक हो सकता है। गरीब महिला, ये भी ठीक हो सकता है। धारदार हथियार, ये भी ठीक हो सकता है। पानी सागर, ये गलत है। ठीक है, पानी और सागर एक ही चीज़ है, तो यहाँ कोई विशेषण हमें दिख नहीं रहा। पानी किसी का विशेषण नहीं होता। काला विशेषण है, गरीब विशेषण है, धारदार विशेषण है, पानी कोई विशेषण नहीं है। पानी क्या है? संज्ञा है। ठीक है, अब निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि नहीं है? यहाँ पर बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं, देख लीजिए। यहाँ पर परम प्लस अर्थ से बन गया परमार्थ, और कुश प्लस आसन से बन गया कुशासन। ठीक है, विद्या प्लस अभ्यास से बन गया विद्याभ्यास। तीनों में दीर्घ संधि हो रही है, और वागीश में नहीं है। वागीश में कौन सी संधि अगर कोई बोले तो इसमें है व्यंजन संधि। कैसे बना? वाक धन एस से बन गया वागीश। ठीक है, वागीश इस तरह से बना वागीश। का गा बन जाता है। इसके सामने अगर देखो वर्ग का अगर प्रथम अक्षर आ जाता है और सामने कोई स्वर आ जाता है तो क्या होता है? उस वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता है। का खा गा हो गया। ठीक है, ये गा बन गया तो बन गया वागीश। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण है ये दोस्तों, तो व्यंजन संधि को भी आप कवर कर लीजिएगा। अब उसके बाद है जी, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है आपको बताइए? नदी तो जातिवाचक है ही है। होती है नदी जातिवाचक या नहीं है ना? नदियाँ। ठीक है, पानी की जो एक बहुत बड़ा समूह है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नदियाँ, है ना? तो उस तरह से सभा क्या होती है? यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, उन सब लोगों का अलग अलग नाम होता है। उन सब नामों को हमने कोई औचित्य ना दे करके उस पूरे समूह को ही हमने कह दिया सभा, तो उसकी जाति बन गई सभा। तो पहाड़, ठीक है, पहाड़ बहुत सारे हो सकते हैं, हिमालय हो सकता है या कोई भी हो सकता है, तो सब के लिए एक ही शब्द हम प्रयोग करेंगे, पहाड़। जैसे गंगा तो संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक विशेष नदी का नाम है, तो गंगा है इसमें गलत। ठीक है, तो यही गलत है, इसको ही आप गलत मान के चलिए। गंगा जो है इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। नौकर गांव तक गया। नौकर कहाँ तक गया? गांव तक गया। ठीक है, अब लिखा है वाक्य में रेखांकित शब्द है तक। तक क्या है ये बताना है जी आपने। तक क्या है? हाँ, तक क्या है? तक जो है वो है संबंध सूचक। कैसे पता चलता है कि तक जो है वो संबंध सूचक है? अगर आपने निपात वाली मेरी वीडियो देखी होती तो आपको पहले ही पता चल जाता कि ये क्यों है। संबंध सूचक ही है। क्या है ये? संबंध सूचक। कैसे बता रहा हूँ। तो नौकर गांव तक गया, इसको बताने के लिए थोड़ा समय लग रहा है मेरा, तो आप इसको एक बार थोड़ा सा खुद
कोशिश करके पढ़ लीजिए। संकेतवाचक, स्वरूपवाचक, संबंध सूचक और उद्देश्यवाचक। ठीक है, ये वाक्य में जो तक है ये क्या है, इसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। अव्यय ही है ये, क्या है, अव्यय है। और अव्ययों में ये कौन सा अव्यय है, वहाँ से आपको ये अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, अव्यय होते ना, अव्यय जिसको हम लोग क्रिया विशेषण भी कहते हैं, वही तो सब अव्यय होते हैं, है ना। उसमें एक अव्यय जो है वो संबंध बोधक होता है। क्या होता है, संबंध बोधक। और एक अव्यय होता है जिसका नाम होता है आपका क्रिया विशेषण। और एक होता है समुच्चय बोधक, एक होता है विस्मयादि बोधक। 4 प्रकार के अव्यय होते हैं, है ना। इसमें जो संबंध बोधक है उसमें आपको दिखेगा कि आपको कुछ तक भी वहाँ पर दिख जाएगा लिखा हुआ। तो अब जो संबंध बोधक है ये बहुत लंबा चौड़ा है ना, बहुत बड़ा है। इसमें कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, कारणवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, संग्रहवाचक, विषयवाचक, तो इस तरह से इसमें बहुत सारे वाचक हैं। तो ये है हमारा जी संबंध सूचक है क्या, नौकर गांव तक गया। लिखा वर्तनी की दृष्टि से कौन सा विकल्प अशुद्ध शब्द का है। ठीक है, अशुद्ध शब्द का है, मतलब जिसमें अशुद्ध शब्द है ऐसा कौन सा विकल्प है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है। देखिए में है गलत शासन, नाश और विकास। नाश गलत है इसमें, इसलिए इसको गलत मान दीजिएगा। नाश की जगह नाश होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब ठीक ही हैं। कनिष्ठ, भुक्त, धोखा, वाणी, बान, पूर्व, क्षमा, प्रणाम, वेनी। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे। लिखा है निम्नलिखित में औरत किस भाषा का शब्द है। तो ये अरबी भाषा का शब्द है। आप शब्दों को अच्छे से देख के जाइए कौन कौन से शब्द हैं। जो देशज शब्द हैं, विदेशज शब्द हैं, है ना, विदेशज, तत्सम तद्भव तो हैं ही हैं। तो इन सब को क्या करना है, आपने अच्छे से लर्न करके जाना है। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ कुछ एक शब्दों को आप अभी देख लो, आपका उसमें बहुत फ़ायदा हो जाएगा। चलिए दिखाता हूँ। ठीक है, ओके। तो आप ये देखिए कि लिखा है कि शब्द वेद, है ना। शब्द वेद का अर्थ एवं उनका वर्गीकरण। कुछ पूछ लेते हैं ऐसे अजीब। जैसे पूछ लेंगे कि आपको शब्द वेद जो हैं शब्दों के वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा जा सकता। शब्दों के वर्गीकरण को सबसे पहले तो शब्दों का वर्गीकरण 2 में हो जाएगा, सार्थक और निरर्थक में, ना। उसके बाद सार्थक में आ जाएंगे हमारे जी 4 प्रकार आ जाएंगे, उत्पत्ति, रचना, अर्थ और प्रयोग। उत्पत्ति के आधार पे हो जाएंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विधेयज और संकर। रचना के आधार पे हो जाएंगे रूढ़, योगी और युग रूढ़। अर्थ के आधार पे हो जाएंगे एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी। और प्रयोग के आधार पे हो जाएंगे जी हमारे विकारी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अविकारी, क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये आप याद रखिए। आपसे ये पूछा जा सकता है कि शब्दों के सार्थक वर्ग को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो 4 में। ठीक है, उत्पत्ति, रचना, अर्थ और प्रयोग के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे इस तरह से। अब बात करते हैं हम लोग अपने आए हुए शब्द की। तो आप यहाँ देख रहे हैं अग्नि, अग्नि, आग, हस्त, हथ, हाथ, है ना, लिखा है सब कुछ। देशज होते हैं, देशी शब्द की उत्पत्ति देश प्लस जा के योग से हुई है, जिसका अर्थ है देश में जन्मा। देशज उन शब्दों को कहते हैं जो स्थानीय बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से संग्रहित, जैसे कटोरा, कोड़ी, खिड़की, डिबिया, लोटा, ये हो गए सारे क्या, देशज। उसी तरह से विदेशी शब्द हो गए हमारे पास। ये देखो विशेष शब्द। अब यहाँ लिखा औरत, है ना। औरत किस में से आया, अरबी में से आया हुआ है। फ़ारसी में कुछ और शब्द रहते हैं। कुछ लोगों को गुलाब भी आया हुआ था, है ना। मैंने पूछा कुछ जो प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें गुलाब आ रखा था। इस तरह से आपको कुछ भी आ सकता है। आप इन सब को देख लो, सामने लिखा हुआ है ना। तुर्की के कुछ शब्द हैं, चम्मच, गनीमत, दरोगा, कैंची, चाकू, बारूद, तोप इत्यादि। उस तरह से कुछ संकर शब्द होते हैं दोस्तों। ठीक है, संकर वो शब्द होते हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स होती है। जैसे रेल, गाड़ी। रेल अंग्रेजी है, गाड़ी हिंदी है। ठीक है, अब शब्द जो हैं, हिंदी एक रचनात्मक भाषा है। रचना के आधार पर शब्दों का वर्णन 3 प्रकार से किया गया। कैसे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ करके। इसमें से कुछ पूछा गया है। ठीक है,
प्रिंसिपल लोगों को। तो हमें भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप देख लो, रचना के आधार पे रूढ़ यौगिक योग रूढ़ हुए, अर्थ के आधार पे अकार्थी नकार्थी पर्यायवाची हो गए और प्रयोग के आधार पे हो गए। तो बढ़ते हैं हम आगे और जानते हैं कुछ और प्रश्न। देखो यहाँ अरबी, फारसी, तुर्की और पोर्चुगीज़, ये 4 पूछे हुए हैं। तो आप अरबी में आने वाले जो भी शब्द हैं उनको देख के जाओ, फारसी वाले भी देखो, तुर्की वाले भी देखो, पोर्चुगीज़ भी देखो। बढ़ते हैं आगे। निम्न में असंगत युग में है, कपड़ा सिला जा चुकेगा। असंगत कौन सा है इसमें, ये बताना आपने, ठीक है। तो कौन सा है असंगत? कपड़ा सिला जा चुका होगा। पूर्णता बोधक, मतलब पूर्ण हो गया, ये कार्य तो पूर्ण हो गया ना, जा चुका होगा। हाँ, तो उसके बाद काम ना किया जा सका, उससे वो काम ना किया जा सका, मतलब उसमें कैपेसिटी दिख रही है, बिल्कुल शक्ति दिख रही है। पत्र फाड़ डाला जाएगा, आवश्यकता बोधक क्रिया। उसी तरह से वह विद्वान समझा जाने लगा, वह विद्वान समझा जाने लगा, आरंभ बोधक। तो उन्होंने जो इसका उत्तर दे रखा है वो है पत्र फाड़ डाला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या अंदेशा हो रहा है, यहाँ संभावना दिख रही है कि पत्र फाड़ डाला जाएगा, संभावना व्यक्त हो रही है, ना कि आवश्यकता लग रही है यहाँ पर, ठीक है। आवश्यकता बोधक क्रिया नहीं है, आवश्यकता बोधक क्रिया तो ये नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में सु उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। सुगम जी है, सु प्लस गम से बने। सुलभ भी है, स्वरूप ये भी है, स्वरूप है क्या? नहीं। स्वागत है जी, बिल्कुल सु और आगत से बनता है स्वागत। और सुलभ भी है, सु प्लस लब से बनता है सुलभ। स्वरूप नहीं है, स्व जो है वो कोई उपसर्ग नहीं है, ठीक है। अब अगर आप इसको इसी तरह से बनाने की कोशिश करेंगे, सु प्लस अवरूप, है ना, तो वो थोड़ा सा नहीं हो पाएगा। हाँ, स्वावरूप हो जाएगा, स्वावरूप इस तरह से हो जाएगा, नहीं बन पाएगा, इसलिए ये गलत है। आप क्वेश्चन नंबर 30 देख लो। निम्नलिखित शब्द युग में कौन सा सही विलोमार्थी नहीं है? अक्षम का सक्षम होता है, तामसिक का सात्विक होता है, बिल्कुल, है ना। और अकृत्रिम का नैसर्गिक, ये आप ध्यान से देख लो, यही जो है वो गलत है। अकृत्रिम नैसर्गिक ये एक ही चीज़ है। अकृत्रिम भी जो है वो डुप्लीकेट को बोलते हैं और नैसर्गिक जो है वो भी डुप्लीकेट है ना। नहीं, अकृत्रिम जो है वो भी नेचुरल को बोलते हैं और नैसर्गिक जो है वो भी नेचुरल को बोलते हैं। प्राकृतिक है इनका अर्थ, ठीक है। दुर्जन सज्जन ये भी सही है। अब बढ़ते हैं आगे। लिखा निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य नहीं है। मेरे को खाना नहीं खाना, ये तो अशुद्ध है। आप अपने घर जाओ, ये भी अशुद्ध है। यहाँ क्या होना चाहिए? जाइए, जाओ नहीं होना चाहिए, जाइए होना। मैंने उसको बोला कि बहुत मारूंगा, मैंने उसको बोला कि बहुत मारूंगा। मोहन बहुत तेज़ दौड़ता है, ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। मैंने उसको बोला कि बहुत मारूंगा, ठीक है। मैंने उसको बोला कि बहुत मारूंगा, ये भी गलत है। सही जो है वो है हमारा मोहन बहुत तेज़ दौड़ता है, ठीक है। तो वाक्य जो हैं उनको समझना पड़ेगा आपको। वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे प्रश्न वाक्यों से है। पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? ठीक है। नदी जो है, नदी को सरिता, तटनी, तरंगनी कहते हैं, जी हाँ। पक्षी विहग, खग, मधुप कहते हैं, जी हाँ। जल अम्बु, सलिलवारी कहते हैं, जी हाँ। कमल जलज, राजीव, पंकज कहते हैं, जी हाँ कहते हैं, है ना। तो ये अब इसमें असंगत कौन सा है वो देखना है। मैंने तो सभी आपको कहा कि ये सभी ठीक ही हैं। तो ये जो दूसरा है ना हमारा विहग, खग, मधुप, हाँ, ये असंगत है, ठीक है। ये क्या है? असंगत। क्यों? विहग कहते हैं, खग भी कहते हैं, मधुप नहीं कहते। मधुप किसको कहते हैं? मधुप वृक्ष को कह सकते हैं आप, मधुप, ठीक। पक्षी को नहीं कहते। अब निम्नलिखित वाक्यों में प्रविशेषण वाला वाक्य है। विशेषण होता है, एक होता है प्रविशेषण। अब इनमें प्रविशेषण वाला कौन सा वाक्य है? कौन सा वाक्य है? पढ़िए आप ज़रा इनको। मोहन बड़ा ईमानदार व्यक्ति है। ये पुस्तक मोहन की है। वह लड़की घर जा रही है। दौड़ में राधा प्रथम आई है।
अब देखिए, जो विशेषण की विशेषता बताता है वो प्रविशेषण कहलाता है। तो यहाँ विशेषण ईमानदार है और ये बड़ा क्या है, इसका विशेषण बता रहा है, तो बड़ा क्या होगा, प्रविशेषण। तो इसका मतलब सही उत्तर क्या है, ये वाला। उसने घर आकर भोजन किया, सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य है। ठीक है, उसने घर आकर भोजन किया, ये सरल वाक्य है। इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा वो आपने बताना। संयुक्त वाक्य मतलब जिसमें दो वाक्य आपको दिखें, दोनों सरल हों। ठीक है, दोनों क्या हों, सरल हों। दो वाक्य दिखें और सरल हों। वह घर आकर भोजन कर गया। ठीक, वह घर आया और उसने भोजन किया। उसने घर आने के बाद भोजन किया। वह घर आएगा तो भोजन करेगा। तो संयुक्त वाक्य इनमें से कौन सा है, ये आपको पूछा हुआ उन्होंने। तो इसका उत्तर है वह घर आया और उसने भोजन किया। अगर आप इसको हटा दें तो आपको दिखेगा यहाँ दो वाक्य हैं सरल। वह घर आया, इसका एक अपना अर्थ है। उसने भोजन किया, इसका एक अपना अर्थ है। ठीक है, दो सरल वाक्य दिखेंगे आपको। तो यहाँ दो सरल वाक्य होते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, संयुक्त वाक्य। ठीक है, इसकी कुछ निशानियाँ होती हैं, जैसे और लग गया तो ये संयुक्त वाक्य की एक अच्छी खासी निशानी है। उस तरह से आपकी वह पुस्तक कहाँ है जो आप कल लाए थे, जो आप कल लाए थे। आपकी वह पुस्तक कहाँ है, कौन सी, वह पुस्तक कहाँ है जो आप कल लाए थे। निम्नलिखित में किस प्रकार का वाक्य है। तो देखो, संज्ञा उपवाक्य है क्या, तो संज्ञा तो यहाँ कहीं आपको शब्द दिख नहीं रहा, पुस्तक दिख रहा है वैसे, जातिवाचक संज्ञा। विशेषण उपवाक्य है क्या, जी है, विशेषण उपवाक्य है। कौन सा उपवाक्य है, विशेषण। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है क्या, नहीं। ठीक है, यहाँ तो कहीं क्रिया का वर्णन ही नहीं है। और विधानवाचक वाक्य है क्या, विधानवाचक वाक्य तो क्या होता है, सीधा सीधा जो लिखा रहता है, इसका सीधा अर्थ होता है विधानवाचक वाक्य। अब वाक्यों में ये जो विधानवाचक वाक्य है ये अलग चीज़ है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य ये अलग है। ठीक है, अब यहाँ जो है ये उत्तर है विशेषण उपवाक्य। क्या है ये, विशेषण उपवाक्य। अब बढ़ते हैं आगे, हम लोग जानते हैं ये लिखा हुआ है गद्यांश। ठीक है, आप गद्यांश को स्क्रीनशॉट लेकर के इसका खुद उत्तर दीजिए। ठीक, और आपको अगर मैं बताऊं कि इसका उत्तर क्या था पहले वाले गद्यांश का, तो वो था हृदय स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठ जाता है। कविता से मनुष्य के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है, हृदय स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठाकर, लोक सामान्य लिखा है ना, स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर, तो कवि ये है। इस तरह से है, पैसेज सब जगह एक ही है, क्वेश्चन अलग अलग है। लोक सामान्य भावभूमि की विशेषता क्या है, तो इसका जो उत्तर है वो है जी हमारे पास, वहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार होता है। वहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक साक्षात्कार होता है। इस तरह से इसका उत्तर है। अब ये मैं तो बहुत आसानी से लगा रहा हूँ, लेकिन वहाँ आपको बहुत लंबे समय तक पढ़ना पड़ेगा, 5 क्वेश्चन होंगे इसके। उसी तरह से आपके पास है जी, लोक सामान्य भावभूमि पर पहुंचकर क्या होता है, तो ये थोड़ा सरल ही था। तो इसका उत्तर है कि मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। ये लिखा है, भूमि पर पहुंचते हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। तो ये सरल ही था उत्तर। अब 39 में अगर हम जाएंगे तो लिखा है, जगत और हमारे हृदय के बीच क्या संबंध है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये संबंध है, जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। ये इसका उत्तर। अब ये अंतिम प्रश्न रहेगा इसका, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। लिखा, लोक सामान्य भाव पर पहुँचने मनुष्य की अनुभूति सबकी अनुभूति होती है। इस तरह से ये सब लिखा हुआ है और आपको बताना है इसका उत्तर। और उत्तर है, अनुभूति योग के अभ्यास से मनोविकार दूषित होते हैं। अनुभूति योग के अभ्यास से मनोविकार दूषित होते हैं। अब जी उसके बाद हमारे पास प्रश्न है, आप देख रहे होंगे लगभग, अभी तक आपने देखा कि लगभग 40 प्रश्न जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्रामर से ही पूछे जा रहे हैं अभी तक, 40 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से असंगत युग्म है। संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से, लंबा लंबाई, मौसम मौसमी, चमक चमकीला, वर्तमान निवर्तमान। तो सभी ने यही लगाया है 41, और यही इसका आंसर भी है और यही असंगत है, वर्तमान निवर्तमान। ठीक है,
ये दोनों जो है दोनों एक ही चीज़ लिखी हुई है, वर्तमान निवर्तमान। अब बढ़ते हैं आगे। रूप के अनुसार संयुक्त क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? जो संयुक्त क्रियाएं हैं वो रूप के अनुसार बतानी है कि कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, रूप के अनुसार। तो 42 नंबर क्वेश्चन है, तो उनके अनुसार रूप के अनुसार जो क्रियाएं होती हैं वो होती हैं हमारी 8। रूप के अनुसार संयुक्त क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 8 प्रकार की होती हैं। 8 टाइप्स होते हैं इसके, 8। ठीक है, उसी तरह से लिखा है प्रेमचंद की रचनाओं में कौन सा युग्म असंगत है? अब यहाँ से आपके सामने आने लग गए, मतलब 42 क्वेश्चन उन्होंने डाल दिए ग्रामर के। अब यहाँ इसके बाद आपको आने लग गए जी कुछ एक बुक से क्वेश्चन आने लगे, जैसे लिखा कायाकल्प। प्रेमचंद की रचनाओं में कौन सा युग्म असंगत है? कायाकल्प क्या प्रेमचंद जी का उपन्यास है? संग्राम क्या उनका नाटक है? प्रेम की देवी क्या उनकी कहानी है? विविध प्रसंग क्या उनकी कहानी संग्रह है? तो ये आपने बताना है। ये आपको तभी पता होगा जब आपको प्रेमचंद जी के विषय में पूरी जानकारी होगी, तभी आप बता पाएंगे। तो प्रेमचंद की जानकारी के लिए आपको आरोह भाग 1 प्रेमचंद जी की जो कहानी है नमक का दरोगा, उसके शुरू में ही उनके छोटी सी चीज़ लिखी हुई है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। देख लो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रही जी हमारे सामने। ठीक है, लिखा है ना, क्या लिखा है कि प्रमुख रचनाएं उनकी सेवा सदन है, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, घवन है ना, कर्मभूमि, गोदान, ये उनके उपन्यास हैं। सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में, गुप्तधन कहानी संग्रह। ठीक है, ये कहानी संग्रह कौन से? सोजे वतन कहानी है, मानसरोवर भी कहानी है, गुप्तधन भी कहानी है। करवला संग्राम प्रेम की देवी नाटक है। करवला संग्राम और प्रेम की देवी क्या इनका नाटक है। कुछ विचार विविध प्रसंग, ये उनका निबंध संग्रह है। तो मतलब पहली कहानी से ही उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे, मतलब शेरों से ही पूछना शुरू कर दिया उन्होंने सीक्वेंस में। तो अब वो सीक्वेंस में ही पूछ रहे हैं, तो आपको आपने देखा होगा प्रेम की कहानी इसमें गलत है, क्योंकि प्रेम की कहानी क्या है? उनका नाटक है। यही पढ़ा ना अभी हमने। तो बाकी तो सब ठीक ही है। कायाकल्प उनका उपन्यास है। बाकी मैंने आपको उपन्यास बता दिए, आपने अभी देखे, फिर से बैक करके आप एक बार फिर से अच्छे से देख लो, हमारी वीडियोस देख लो जो हमने लेटेस्ट बनाई हैं, उनमें हमने बहुत विस्तार से बताया। जिन लोगों ने वो वीडियो देख के गए थे उन्होंने कहा जी हाँ, हमें 40 के 40 क्वेश्चन इसमें से आए। प्रेमचंद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया। अब प्रेमचंद जी के बारे में अगर आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, आप पढ़िए उनके बारे में। तो इसमें यह है कि प्रेमचंद के बचपन का नाम गणपत राय था। ये तो आपको पता ही है, उनका नाम धनपत राय था, ना कि गणपत राय। ठीक है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, उनका नाम था धनपत राय। तो बाद में उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था। ठीक है, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ जो थे उनको उनकी राष्ट्रभक्ति पसंद नहीं आई। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। जी हाँ। प्रेमचंद अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे। जी हाँ। प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। बिल्कुल हाँ। ये क्या थे? एक स्कूल में शिक्षक थे और उन्होंने वो कार्य छोड़ दिया था। अब उसके बाद लिखा है प्रेमचंद का नमक का दरोगा कहानी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा हुआ उन्होंने। ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो कहानी का अंत निराशा में होता है, ये कथन सही नहीं है। नमक का दरोगा कहानी का अंत निराशा में नहीं होता। नमक के दरोगा में अंत में जाकर के जो उसके नायक होते हैं उस कहानी के, उनको क्या हो जाता है? नौकरी मिल जाती है, तो वो खुश हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। यही होता ना। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बाकी ये अपनी पूर्णता में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की कहानी है। बिल्कुल। ये धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। बिल्कुल। ये व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता का साहित्यिक। बिल्कुल। क्या निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ये 46 नंबर क्वेश्चन है। तो ये वाला कथन सही नहीं है। सेवा सदन उपन्यास में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का प्रभावकारी रूप चित्रित हुआ है। नहीं हुआ सेवा सदन में। ठीक है, सेवा सदन उपन्यास में ऐसा नहीं हुआ। तो निर्मला उपन्यास में अनमेल विवाह और उससे जुड़ी समस्याओं को चित्रित किया है। बिल्कुल। गोदान उपन्यास किसान। बिल्कुल। जालपा और रमानाथ गवन उपन्यास के चरित्र हैं। बिल्कुल। ठीक है,
अब बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कृष्ण सोबती की रचना है। तो अब इसके बाद क्या किया उन्होंने कि दूसरा चैप्टर डाल दिया जिसका नाम था कृष्णा सोबती का। तो ये देखिए आप कृष्णा सोबती जी को, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दी होंगी, ठीक है। कृष्णा सोबती 1925 में जन्मी है। जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, डार से बिछड़ी, मित्रों मर जानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, हम हशमत, शब्दों के आलोक में, ये इनकी कहानियाँ हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या पूछा क्या है कि कृष्णा सोबती की मियां नसीरुद्दीन निम्नलिखित कृष्णा सोबती की रचना नहीं है। कौन सी? सूरजमुखी, अंधेरे के, गलता लोहा, स्पीति। अच्छा, इनमें से रचना है कृष्णा सोबती की, कौन सी है इनमें से? सूरजमुखी अंधेरे के है क्या? गलता लोहा है क्या? स्पीति में बारिश है क्या? जामुन का पेड़ है क्या? ये तो नहीं है, क्योंकि जामुन का पेड़ जो है कृष्णचंद्र जी की है। गलता लोहा शेखर जोशी जी का है। स्पीति में बारिश जो है वो भी कृष्णचंद्र जी की है। तो मतलब सूरजमुखी अंधेरे के, यहाँ आपने एलिमिनेट करना आना चाहिए। बाकी वालों की आपको रचनाएं आ जाएंगी, तो ये अगर बुक में नहीं भी लिखी होगी तो भी आपको पता चल जाएगी, लेकिन बुक में तो ये लिखी हुई है साफ साफ। सूरजमुखी अंधेरे के कहानी संग्रह है उनका। क्या है उनका? ये कहानी संग्रह, ठीक है। उस तरह कृष्णा सोबती की मियां नसीरुद्दीन रचना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? इसमें खानदानी नानबाई के व्यक्तित्व का चित्रण है, इसमें मियां नसीरुद्दीन के स्वभाव का चित्रण है, इसमें मियां नसीरुद्दीन की रुचियों का चित्रण है। मियां नसीरुद्दीन संस्मरणात्मक रचना नहीं है। तो ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो और उत्तर जो है ये भी है, मियां नसीरुद्दीन संस्मरणात्मक रचना नहीं है। तो इसी तरह से मियां नसीरुद्दीन रचना के आधार पर बताइए गड़ैया मोहल्ला कहाँ है? ये दिल्ली में है, जामा मस्जिद के पास, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ है, इस पूरे पाठ में ही लिखा हुआ है कि जामा मस्जिद के पास। कृष्णा सोबती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है, ठीक है। उसके बाद कृष्णा सोबती के भाषिक प्रयोग में विविधता है। संस्कृत निस्तत्सम, उर्दू का बांकुपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सभी उनकी रचनाओं में मौजूद है। उसके बाद है कृष्णा सोबती को हिंदी अकादमी का पुरस्कार नहीं मिला था। तो यही जो है गलत है। कृष्णा सोबती को हिंदी अकादमी का पुरस्कार मिला था, इन्होंने लिखा नहीं मिला था, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। लिखा है कहानी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लिखा है दोस्तों कि कहानी का विकास मुख्यतः द्वंद्व के कारण होता है। हाँ, उसके बाद लिखा है कथा का मुख्य आधार पात्र होते हैं, मुख्य कथानक से ही उपकथानक जन्म लेते हैं, और कथानक कहानी के मुख्य तत्वों में शामिल नहीं है। तो ये लिखा हुआ है, बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा कथानक कहानी के मुख्य तत्वों में शामिल नहीं है। इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? कहानी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हमारी वीडियोस में जाइए, वहाँ देखिए आपको कहानी के विषय में पूरा बताया हुआ है कि कहानी कैसे बनती है, कहानी का निर्माण कैसे होता है। श्रीनिवास सर्वजया और सुवीर बनर्जी सत्यजीत राय किस फिल्म से संबंधित चरित्र है? ये आपको पता ही है, पाथेर पंचाली है, ठीक है। अपू का संसार कोई वो नहीं है, अपराजिता उनका एक ड्रामा था, गोपी गायन भी उनका एक ड्रामा, लेकिन पाथेर पंचाली जो है इसी से संबंध रखती है श्रीनिवास सर्वजया और सुवीर बनर्जी। निम्नलिखित में से अब सुवीर बनर्जी कौन थे पता है? उनकी जो रिकॉर्डर थे, रिकॉर्डिंग करने वाले वो थे, ठीक है। सर्वजया कौन थी? सर्वजया अपू की माँ का रोल कर रही थी। श्रीनिवास कौन थे? श्रीनिवास थे जो कुछ बेचने के लिए आते थे, वो थे, है ना, बेचने वाले श्रीनिवास जी थे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्यजीत राय के बारे में सही नहीं है? पथेर पंचाली बांग्ला इनकी प्रथम निर्देशित फिल्म थी, जी। इनकी अधिकांश फिल्में साहित्यिक कृतियों पर हैं, जी। प्रेमचंद इनके पसंदीदा साहित्यकार थे। अपू के साथ 2.5 साल संस्मरण सदगति फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, ये गलत है ना। ये पथेर पंचाली से है तो फिर सदगति कहाँ से डाल दिया उन्होंने, है ना। अब बढ़ते हैं जी हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ, और इसमें लिखा है कि
निम्नलिखित में कौन सी बात संवाद के बारे में सही नहीं है? वो ये है, संवाद वातावरण बनाने में सहायक नहीं होते। बिल्कुल बनाते हैं, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ उन्होंने। सत्यजीत राय ने अपनी फिल्म के लिए काश फूलों के वन की शूटिंग लगातार न करके 1 साल बाद उसी लोकेशन पर क्यों की? क्योंकि काश फूलों को जानवर खा गए थे और फिर 1 साल बाद आए। यही इसका उत्तर है, आपने अभी तक देख ही लिया होगा। निम्नलिखित में से किसका संपादन बाल मुकुंद गुप्त ने नहीं किया है? किसका नहीं किया है? हिंदू बंगवासी का तो किया हुआ है, हिंदुस्तान का भी किया हुआ है, तो किसका उन्होंने नहीं किया ये बताना आपने। तो उन्होंने सरस्वती का नहीं किया, ठीक है, ये प्रसाद जी करते थे इसका, और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन बाकी तीनों का, भारत में तो हिंदी बंगवासी हिंदुस्तान तीनों का कर रखा है। क्लियर। अब बढ़ते हैं 57 की तरफ। इनमें लिखा निम्न से कौन सा कथन विधायी संभाषण के संदर्भ में सही नहीं है? इसमें दिखाया गया कि शासन के अस्थायी रूप से सबको कष्ट होता है। बिल्कुल। इसमें भारतीयों की बेबसी को दर्शाया गया है। बिल्कुल। इसमें दुख और लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ये लॉर्ड डलहौजी के समय की रचना है। ये गलत है, क्योंकि इसमें कर्जन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। 1904-5 में उन्होंने शासन किया था, ठीक है, 2 बार। निम्नलिखित में कौन सा सूचनाओं का प्रामाणिक स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है? मंत्रालय के सूत्र, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्तियाँ, इंटरनेट और दूसरे संचार माध्यम, और चौपाल। तो हमारे ख्याल से इसमें कौन सा उत्तर होना चाहिए, बताइए आप। चौपाल, ठीक है। मंत्रालय के सूत्र जो हैं ये सूचनाओं का प्रामाणिक स्रोत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्तियाँ ये प्रामाणिक है। विज्ञप्तियाँ होती हैं एडवर्टाइजमेंट, है ना। और इंटरनेट और दूसरे संचार माध्यम भी ये भी प्रामाणिक ही हैं। लेकिन चौपाल जो है ये ऐसे ही लोगों के बीच में बैठा के हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्णचंद्र की नहीं है? अब जिन लोगों को कृष्णचंद्र जिन्होंने कृष्णचंद्र जी के विषय में पढ़ा है उनको तो पता ही होगा, है ना। तो कौन सी नहीं है? तो निशांत के सहायात्री ये नहीं। अन्नदाता भी है, जरगांव की रानी भी है, शिकस्त भी है। निशांत के सहायात्री ये नहीं, ठीक है। इसके लिए आपको ना कृष्णचंद्र की जो रचनाएं हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। बुक खोलिए, बुक में देखिए। अथेंटिक बुक तो हमारी कौन सी है? 11वीं-12वीं की बुक ही है। अगर आप वही पढ़ेंगे तो वही आपके लिए सही रहेगी। और अथेंटिक बुक पढ़ने के लिए अगर आपको समय नहीं है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस जो हैं वो दिख जाएंगी। तो भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड कर्जन, वो 1899 से लेकर 1904 और 1904 से 1905 तक रहे। 1899 से रहे थे वो। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो मैं आपको कृष्णचंद्र जी के बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूँ, ठीक है। वो कृष्णनाथ हैं जिनकी स्पीति में बारिश नाम की एक कहानी है। वो तो हैं हमारे कौन? कृष्णनाथ जी। अब इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा 12th के डाल दिए, थोड़ा सा 11th के डाल दिए, तो मिला जुला करके ही इन्होंने क्या किया हुआ है, प्रश्न डाले हुए। तो ये देखिए हमारे पास ये रहे जी हमारे कृष्णचंद्र जी, ठीक है। कृष्णचंद्र जी की जो रचनाएं हैं, एक गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टिस की डाली, ये इनकी कहानी है। शिकस्त भी है, जरगांव की रानी भी है, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता भी कृष्णचंद्र जी की क्या है, एक उपन्यास है इनका। हम बहशी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक बायलन समुद्र के किनारे, कागज़ की नाव, मेरी यादों के किनारे, ये इनके उपन्यास हैं। साहित्य अकादमी सहित बहुत से पुरस्कार भी इनको मिले हुए हैं, ये आपको पता चल गया, ठीक है। तो निशांत के सहायात्री आपको कहीं दिखा नहीं दिखा, तो यही सही उत्तर है। स्पीति में बारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बोला हुआ हमने कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो स्पीति बारिश जो है ये LDC के सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने डाल दिया। हाँ, तो इसके विषय में कहा है कि स्पीति हिमालय की तलहटी में स्थित है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक, ये सही नहीं है। बाकी सही है। ये स्थान अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है।
स्पीति में बारिश यात्रा वृत्तांत है, बिल्कुल। कुछ युवा पर्यटकों को पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है, बिल्कुल। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना शेखर जोशी द्वारा रचित नहीं है? दाज्यू है ना, 7 के लोग भी है, कोसी का कटवार भी है, लेकिन कसब नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है। गलता लोहा रचना के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? ये लेखक की कहानी कला का प्रतिनिधि नमूना है। इस तरह से आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो अच्छे से पढ़ना है, तभी आपको पता चलेगा आने वाले समय में। ये लेखक की कहानी कला का प्रतिनिधि नमूना है, ठीक है। इसमें समाज के जाति विभाजन पर कई कोनों से टिप्पणी की गई है, बिल्कुल की गई है। इसमें पढ़ी होगी आपने कहानी। कहानी से पता चलता है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा अधिक मिलता है, अर्थ की गहराई का, ठीक है, दिखावा अधिक मिलता है। तो इन्होंने दिखावा तो कोई किया ही नहीं है, तो ये गलत है। कहानी इसका उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में वास्तविक अर्थ गांभीर्य अधिक है, बिल्कुल, ये एग्जाम्पल है। अब बढ़ते हैं आगे। वंशीधर, धनराम और त्रिलोक सिंह किस रचना में आए चरित्र हैं? तो ये गलता लोहा में ही आए, नमक का दरोगा में तो नहीं आए, है ना। जामुन का पेड़ इसमें भी नहीं आए, मियाँ नसीरुद्दीन इसमें भी नहीं आए। कहीं ना कहीं नमक का दरोगा जो इसमें इसलिए इन्होंने डाल दिया क्योंकि नमक के दरोगा में भी वंशीधर थे, इसलिए कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो गए होंगे, लेकिन जिन्होंने कहानी पढ़ी उनको पता है, ठीक है। ये वंशीधर, धनराम और त्रिलोक तीनों क्या, त्रिलोक उनका मास्टर था, धनराम और वंशीधर जो दोनों क्या थे, ये आपको पता ही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 64 निम्नलिखित में कौन सी रचना मन्नू भंडारी द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 64, तो इसका आंसर है जिंदगी और गुलाब के फूल। ये इनके द्वारा रचित नहीं है। अगर ये इनके द्वारा रचित नहीं है तो किसके द्वारा रचित है? ये त्रिलोचन के द्वारा रचित है, ठीक है। बाकी सारी जो है यही सच है। 3 निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु भी मन्नू भंडारी की ही है, ठीक है। 3 निगाहों की एक तस्वीर भी मन्नू भंडारी की है, और यही सच है, ये भी मन्नू भंडारी की। मन्नू भंडारी की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी उपन्यास नहीं है? आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, त्रिशंकु, इनमें से कौन सी उपन्यास नहीं है? इनमें से उपन्यास कौन सा नहीं है मन्नू भंडारी? बुक होगी आपके पास, ये तो सब आपको अगर मैं डिटेल में बताने लगूँगा तो थोड़ा समय लग जाएगा, वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाएगी, है ना। तो इसमें है आपका बंटी, ये उनका उपन्यास नहीं है, बाकी उपन्यास है महाभोज, स्वामी और त्रिशंकु, ये तीनों उपन्यास है। क्लियर। अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मन्नू भंडारी के बारे में सही नहीं है? तो लिखा है नई कहानी आंदोलन में आए नए मोड़ में मन्नू भंडारी का योगदान रहा। मन्नू भंडारी ने आक्रोश, व्यंग्य और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया है। मन्नू भंडारी ने पटकथाएँ नहीं लिखी हैं। उनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन और कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियाँ विशेष आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त हुई हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है नई कहानी आंदोलन में आए नए मोड़ में मन्नू भंडारी का योगदान रहा, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है, ठीक। अब मन्नू भंडारी के बारे में थोड़ा सा आप देख ही लो। ये रही हमारे सामने मन्नू भंडारी जी, ठीक है। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, पहले तो मध्य प्रदेश से जन्मी है ये। एक प्लेट सैलाब में हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, ये इनका कहानी संग्रह है। आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, 1 इंच मुस्कान, ये इनके उपन्यास हैं। रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण, ये इनकी पटकथाएं हैं। पटकथाएं मतलब धारावाहिक है इनके। हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान मिला हुआ इनको, बिहार सरकार के द्वारा, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता के द्वारा, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इनको पुरस्कृत भी किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं मन्नू भंडारी की, ठीक है। अब ये वीडियो हम लोग रखते हैं यहाँ तक। 65 क्वेश्चन हमने यहाँ कवर किए। आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ।
जल्दी ही हम इसका दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और मैंने आपको कहा कि हमारे चैनल पे ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। जाइए संस्कृत सरिता के प्लेलिस्ट में, और आप वहाँ जा कर के सारी वीडियोस देखिए, आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। धन्यवाद, जुड़े रहें हमारे साथ।